हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। आज का हमारा पार्ट नंबर 126 रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 125 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले 125 पार्ट को भी जा करके देखिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। आज की इस क्लास में हम आपको 15 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। तो बात करते हैं आज के प्रश्नों में। तो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कहा है, ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष, इनके बीच सही बेन आरेख कौन सा बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कहा है कि एस जे अगर एम यू एल से संबंधित है तो आर सी यू किससे संबंधित होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखेंगे, जो कि सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। इसका जो अंतिम पद है वो क्या होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, अभी आपका उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी 27 तारीख को फॉर्म भरना हो जाएगा शुरू। कल आपका इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जो टीचर कम्युनिटी है उसके द्वारा 26 तारीख डिसाइड की गई है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ से पढ़ना है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, ठीक है। और चाहो तो इंस्टाग्राम पर आप हमें अपने डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। तारीख याद रखना है प्यारे दोस्तों। जो भी एज रिलैक्सेशन में बाहर है, जो भी एज रिलैक्सेशन में बाहर है, उनके लिए तारीख है 26 दिसंबर। क्या है, देखो, मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, ज़्यादा बड़ा तो ना तो मेरा फॉलोअर है और ना ही मुझे ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन जितने लोग देखते हैं उनमें से जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनमें एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो अभी से बता दूं कि 26 दिसंबर याद रखेंगे। ये अभी सोमवार का दिन रहने वाला, 26 दिसंबर सोमवार, ठीक है। सॉरी, सोमवार नहीं होगा यहाँ पर। आज कौन सी तारीख है? आज की अगर हम तारीख देखें, आज है हमारी 24 तारीख, ठीक है। कौन है? 24 तारीख। और 24 को आज है आपका संडे। क्या है? संडे है। संडे के बाद 26 दिसंबर को आपका होगा ट्यूसडे, यानी कि दोस्तों मंगलवार। मंगलवार का दिन है, आप लोग याद रखेंगे। मंगलवार को आप लोगों के लिए एक ट्विटर कैंपेन, याद रखेंगे, ट्विटर कैंपेन चलाने की बात की गई है। तो आप सुबह 9:30 से सुबह सुबह जल्दी से जल्दी आप लगभग 200 ट्वीट करिए। यदि आप चाहते हैं एज रिलैक्सेशन, तो आपको लगभग 200 ट्वीट करने पड़ेंगे। और ये 200 के 200 ट्वीट में आपको सीधा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनकी सरकार है, जो भी आपके जानकारी में इंपॉर्टेंट नेता हैं, ठीक है, विधायकगण हैं, उनके सामने आप जाइए, उनसे ये बात कीजिए। और ट्विटर पर आपको कम से कम 200 ट्वीट करने हैं अगर आप चाहते हैं इस प्रतियोगी परीक्षा को दे पाएं। तो 26 तारीख ही लास्ट डेट है, क्योंकि 27 को आपका फॉर्म फिल शुरू हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, 26 ही लास्ट डेट है। ये दोस्तों याद रखेंगे। यदि आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना, तो आपको एज रिलैक्सेशन प्राप्त करना है, तो आप इसको जरूर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं डायरेक्टली कि सर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में बता दिया जाए कि जो टीचर कम्युनिटी है उसके द्वारा 26 तारीख डिसाइड की गई सुबह 9 बजे। आप लोगों को ट्वीट कम से कम 200, एक स्टूडेंट को 200 ट्वीट करने हैं, तभी ये ट्वीट हमारे सरकार तक पहुंच जा पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, ठीक है। जिनका पेपर है उनके लिए इंपॉर्टेंट रीजनिंग रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने का, जिस प्रकार तिनका घोंसला से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार कपास डैश से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है। कहा है दोस्तों, अगर तिनका, जो हमारा तिनका है, वो अगर घोंसला से संबंधित है। क्या कहा है? अगर दोस्तों जो तिनका होता है वो घोंसला से संबंधित है, तो किसका संबंध बताना है? संबंध बताना है प्यारे दोस्तों हमें कपास का। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तिनका, तिनका का प्रयोग करके क्या बनता है? घोंसला। उसी प्रकार कपास का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? धागा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है।
तिनके तिनका का प्रयोग करके चिड़िया क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। उसी प्रकार कपास का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न कहा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर के साथ वही संबंध बनाता है जो दूसरा अक्षर का पहले के साथ संबंध है। तो देखिए इसका बात करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले के एस जे की प्लेस वैल्यू 11, 19 और जे आपका 10 पर लिखा क्या गया है, तो लिखा है दोस्तों 13, 21 और 12। 13, 21 और 12, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। L 12 पर, U 21 पर, M 13 पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर सब में +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, सभी में +2 हो रहा है। सीधा सा लॉजिक है, आपको कर देना है। U 21 पर होता है, ठीक है। 21 में यदि आप +2 करेंगे तो कितना होगा, यदि आप इसमें +2 करेंगे तो आपका 23, और 23 जो प्लेस वैल्यू होती है ये W की होती है। तो W अंत में होना चाहिए। दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो शुरुआत R से हो रही है, मतलब 18। R का स्थान होता है 18। अगर 2 जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों तो 20 आएगा, और जो 20 प्लेस वैल्यू बनता है वो किसका बनता है, T का। तो T से शुरुआत, W से अंत। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, चौथा वाला ऑप्शन सही है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमसे कहा है दोस्तों, विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। आशीष विनीता का पिता है, अंश अमिता का पुत्र है। आशीष का अंश से क्या संबंध है। तो देखिए अगर बात करें सबसे पहले किसकी, विनीता और अमिता की, तो यहां पर हम सभी को लाइन से लिख लेंगे। किस किस को, विनीता को लिखेंगे, क्योंकि विनीता की बहन ही है कौन, अमिता। तो ये दो बहनें हैं, तो बहनें हैं तो क्या है, ये मतलब लेडीज हैं, फीमेल है, तो दोनों के लिए माइनस लगाएंगे। लेकिन बात कही है दोनों की दोनों बहनें किसकी हैं, सर गौरव की बहनें हैं। तो गौरव क्या है, एक लड़का है। गौरव लड़का है तो इसके लिए प्लस लगाएंगे। ये एक ही लेवल में आ रही है क्योंकि ये भाई बहन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों का है आशीष विनीता के पिता हैं। जो आशीष हैं वो विनीता के क्या हैं, आशीष दोस्तों विनीता के क्या है, पिता है। तो आशीष को हम पिता बनाएंगे। आशीष भी मेल है तो इनके लिए प्लस आएगा। आगे कहा है अंश अमिता का पुत्र है, तो ये रही अमिता, अमिता का पुत्र हो जाएगा प्यारे दोस्तों अंश, ठीक है। यहाँ पर अंश आ जाएगा, ये भी एक लड़का है तो ये भी आपका प्लस लगेगा। दोस्तों कहा है आशीष का अंश से क्या संबंध है, तो से किसके साथ लगा है, से लगा है अंश के साथ। तो अंश कहेगा मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के जो पिताजी बनेंगे वो मेरे नाना जी बनेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, मम्मी का जो पिता होता है वो हमारा नाना होता है, जबकि जो हमारे पापा के पापा होते हैं वो हमारे दादा होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी के पिताजी हैं तो नाना सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है गणितीय चिन्हों का उस संयोजन का चयन करें जिसमें क्रमक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रख दिए जाने से समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे 104, 104 के बाद दोस्तों लिखेंगे 26, 26 के बाद लिखेंगे 13, ठीक है, 26 के बाद लिखेंगे 13, 13 के बाद लिखेंगे 7, 7 के बाद 18, और बराबर में हमें 77 लाना है। अब हमने कहा सर बराबर में 77 क्यों लाना है, अभी तो देखो बराबर तो कहीं पर लगा नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे सारे के सारे विकल्प तो सभी में लास्ट में बराबर दे रखा है, तो मतलब बराबर में 77 लाना है। तो चलिए प्रयास करते हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं दो नंबरों के बीच में डिवाइड को रखना है जो आसपास के नंबरों से परस्पर क्या होता है, विभाजित होता हो, ठीक है। क्या होता हो, वो जो डिवाइड हो वो परस्पर आसपास के नंबरों से क्या होता हो, विभाजित होता हो। इस बात को याद रखना है। तो देखिए पहले स्थान पर विभाजन का चिन्ह नहीं है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्यों, क्योंकि डिवाइड दो ऑप्शन में पहले स्थान पर दे रखा है, और पहले स्थान पर डिवाइड दे रखा है तो 26 से 4 104 कट जाएगा, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, मतलब 4 बार में, ठीक है। तो ये दो विकल्प में से कोई ना कोई विकल्प हमारा सही उत्तर बनना चाहिए। उसके बाद देखिए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो अगर आगे कर दें प्लस और उसके बाद यहां पर कर दें गुणा, ठीक है, यहां पर कर दें गुणा और यहां पर कर दें माइनस, तो क्या बन सकता है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं हम। विकल्प नंबर 2 को उठाया है हमने, ठीक है, गुणा और माइनस। देखो यहां पर अगर अब हम करेंगे सॉल्व इसको, तो 26 दूनी 52 दूनी 104 मतलब प्लस का 4, 13 सते 91, कितना हो जाएगा, 13 सते दोस्तों 91, इसमें जुड़ जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 18, 91 4 95, और 95 में से अगर 18 चला जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा 7। मतलब जो हमने विकल्प नंबर 2 देखा है ये दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब आप विकल्प नंबर 2 का इन स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो ये सही उत्तर बनाएगा। बढ़ते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है निम्नलिखित
4 शब्दों में 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनें। जो दोस्तों यहाँ पर हमारा विषम है, जो बेमेल है, उसको हमें चुनना है। देखिए किसान की बात करें तो पर्टिकुलरली जो किसान होता है वो किसका कार्य करता है? आप कहेंगे सर खेती का कार्य करता है। जो किसान होगा वो खेती का कार्य करेगा। अगर हम बात करते हैं बढ़ई की तो दोस्तों ये किसका कार्य करेगा? ये कार्य करेगा लकड़ी का। किसका? जो बढ़ई होता है वो क्या करता है? लकड़ी का कार्य। दर्जी की बात करें दोस्तों, दर्जी क्या करता है? कपड़ा का कार्य करता है। ठीक है, कपड़ा का। दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन है, किसान है, बढ़ई है, दर्जी है, ये तीनों के तीनों किसी न किसी काम में निपुण हैं। लेकिन दोस्तों जब हम देखते हैं यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जिसमें दिया गया है कामगार। कामगार का मतलब क्या है? कामगार एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम कर लेता हो, जो कोई भी काम कर लेता हो, कोई भी क्या कर लेता हो? कोई भी काम कर लेता हो प्यारे दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विषम है। क्योंकि किसान खेती करने में निपुण होता है, बढ़ई लकड़ी का काम करने में निपुण होता है, दर्जी कपड़ा का काम करने में निपुण होता है। लेकिन जो कामगार होता है वो कोई भी काम दे दो कामगार को, वो आपका कोई भी काम कर सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है? विषम उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमसे कहा है एक छात्र उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की दिशा में 2.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और बाईं ओर 4.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब वह कहां से शुरू करने की स्थिति में अब वह कहां से शुरू करने की स्थिति के संबंध में है? तो यहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा है दया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहेंगे एक लड़का है जो उत्तर की दिशा में गया है, उत्तर की दिशा में गया है, दूरी उसकी 2 किलोमीटर है। कितनी है? याद रखेंगे 2 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम दिशा में 2.5 किलोमीटर, पश्चिम की दिशा में वो गया है और दूरी इसकी 2.5 किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो क्वालिटी 360 पर कर लीजिए। ठीक है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर, पश्चिम की दिशा में 2.5 किलोमीटर। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर। दोस्तों अभी भी ये नहीं रुक रहा है, ये अब की बार में दक्षिण की ओर कितना चला गया? आप कहेंगे सर 2 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा सीधा बना देते इसको। ठीक है, ये कहाँ कितना गया है? तो आप कहेंगे सर 2 km गया है। ठीक है, 2 km कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण की ओर। उसके बाद का है फिर बाईं ओर 4.5 किलोमीटर। अब दोस्तों यहां पर बात आ गई बाईं ओर की। देखिए किसी व्यक्ति का मुख अगर दक्षिण दिशा में है और उसे बाईं ओर मुड़ना है तो प्यारे दोस्तों वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा आपका पूर्व की दिशा में। गौर से समझना है, अगर कोई व्यक्ति है दक्षिण की दिशा में मुख कर रहा है और बाईं ओर मुड़ेगा तो जाएगा कहां पर? पूर्व की दिशा में, और दूरी इसकी 4.5 किलोमीटर हो जाएगी। देखिए 2.5 किलोमीटर ऊपर है तो 2.5 किलोमीटर नीचे भी हो जाएगी, और ये 2 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल मतलब आयत बना लेगी। तो शेष दूरी यहाँ पर बच जाएगी 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर ये दूरी बच जाएगी। अब दोस्तों कहाँ है? अब वह कहाँ से शुरू करने की स्थिति के संबंध में है। दोस्तों यहाँ पर यह पूछना चाहिए था कि प्रारंभ से वह कहाँ पर स्थित है, प्रारंभ से वह किस दिशा में स्थित है। देखिए प्रारंभ यहीं से तो किया था, यहीं से तो किया था, 2 किलोमीटर उत्तर गया था। तो अब यहां से इसकी दूरी बनेगी 2 किलोमीटर और दिशा हो जाएगी पूर्व। तो क्या किसी ऑप्शन में 2 किलोमीटर पूर्व दे रखा है? देखिए ये दे रखा है 2 किलोमीटर पूर्व। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में 2 किलोमीटर पूर्व है। इसको आप प्रश्न को सुधार लेंगे थोड़ा। कहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूर स्थित है, यह बताना था। तो 2 किलोमीटर पूर्व सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें बताना है कि कौन सा नंबर आ जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर 5 से 9 हुआ है, 9 से 18 हुआ है, 18 से 43, 43 से 92, 92 से 213, 213 से 383 और 383 से बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखिए यहां पर अंतर देखेंगे तो दोस्तों 4 का अंतर है। आगे अंतर देखेंगे तो दोस्तों आपको 9 का अंतर मिलेगा। कितने का अंतर मिलेगा? आप कहेंगे सर 9 का। आगे अंतर देखेंगे तो दोस्तों 25 का अंतर मिलेगा। ठीक है, आगे अंतर देखेंगे तो दोस्तों कितने का अंतर मिलेगा? 25 के बाद अगर मैं दोस्तों यहां पर कर दूं 49, 3, 52, 40, यानी कि यहां पर दोस्तों आपको 49 का अंतर मिलेगा। कितने का? 49 का। गौर से समझना है, यहां पर आपका 49 का अंतर है और यहां पर देखेंगे तो 121। एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं इसको दूर दूर लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 था, 5 के बाद 9 था, 9 के बाद 18 था, 18 के बाद दोस्तों 43 था, 43 के बाद सीधा 213 पर आ चुके थे। 213 पर आने के बाद हम पहुंचे थे सर 382 पर। 382 के बाद हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो अंतर हमने पहला देखा 4 का था,
दूसरा देखा दोस्तों 9 का था, तीसरा देखा हमने 25 का अंतर था, चौथा अंतर देखा 49 का अंतर था। अगला अंतर देखा दोस्तों कितने का, अगला अंतर जब हमने देखा यहाँ पर, एक मिनट मैंने एक नंबर छोड़ दिया यार, मैंने एक नंबर छोड़ दिया प्यारे दोस्तों। 43 के बाद हमें लिखना चाहिए यहाँ पर एक नंबर और, जिसका नाम होना चाहिए 92, ठीक है। और इनके बीच का अंतर बनेगा आपका 49। 43 और यहाँ पर 92 के बीच का जो अंतर बनेगा ये 49 बचेगा, और यहाँ पर 92 से 213 के बीच का अंतर बचेगा 121, ठीक है, इस तरह से। और आगे देखेंगे तो दोस्तों मिलेगा 169 का अंतर। तो अगला अंतर क्या होगा हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर दोस्तों जो नंबर चल रहे हैं वो अभाज्य संख्या का अंतर चल रहा है। किसका, अभाज्य संख्या का स्क्वायर करना है, अभाज्य लिख देना है, अभाज्य संख्या का स्क्वायर का अंतर चल रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या के क्या है, स्क्वायर का अंतर चल रहा है, या फिर कह सकते हैं अभाज्य संख्या का अंतर स्क्वायर का क्या है, जुड़ रहा है। तो दोस्तों देखो पहले +4 फिर +9 +25 +49 +121 +169। तो अगली अभाज्य संख्या 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो अगली अभाज्य हो जाएगी आपकी 17, ठीक है। 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन आती है, तो आप कहेंगे सर 17 आती है। तो 17 का स्क्वायर जोड़ देना है, किस में जोड़ना है, 382 में। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 382 + 289, ठीक है, इस तरह से। आप कहेंगे सर 9 2 11 होता है, 9 2 11 मतलब यूनिट डिजिट आपका 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो आपका 671 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़िए, फिर 8 8 16 करेंगे तो 1 17 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 1 6 671 ही आएगा, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है एक निश्चित कोड भाषा में गंगा को ये लिखा जाता है, कोसी को ये लिखा जाता है, तो गोमती का कोड क्या होगा। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गंगा को, किसको लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे गंगा को GANGA, ठीक है, GANGA। इसको लिखा क्या गया है, आप कहेंगे सर इसको सबसे पहले लिखा गया है 21, 21 के बाद दोस्तों 3, 3 के बाद 42, 42 के बाद दोस्तों 3, ठीक है, इस तरह से लिखा है, यही तो लिखा है। 42 के बाद दोस्तों 21 है, ठीक है, ये 42 के बाद 21, 21 के बाद 3 है, ठीक है, इस तरह का कोड है। तो देखिए इसके कोड की बात करेंगे आगे चल करके, पहले दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पर कोसी, KOSHI, यही तो है हमारी कोसी, यही तो कोसी है। और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है मित्रों 33, क्या लिखा है 33, 33 के बाद दोस्तों 45, 45 के बाद 57, 57 के बाद दोस्तों 24, 24 के बाद 3, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो कोड किसका बताना है, कोड प्यारे दोस्तों बताना है हमें गोमती का, गोमती का कोड बताना है, बता सकते हैं। देखो गंगा जी होता है 7 पर, 7 में 3 को गुणा कर दिया 21, ए होता है दोस्तों 1 पर, 1 में 3 का गुणा कर दिया 3, एन होता है 14 पर, 14 में 3 का गुणा कर दिया 42, जी होता है फिर से 7 पर, गुणा 3 का कर दिया हमने इसमें कितना 21, ए 1 पर, गुणा 3 का 3, मतलब दोस्तों के 11 पर 33, ओ 15 पर 45, एस 19 पर 57, एच 8 पर 24 और ए, ठीक है, कोसी था, कोसी था, तो दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं था, यहाँ पर लास्ट में 27 था, ठीक है, इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा, हमने इसको मिस टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कोसी हो गया हमारा, मतलब सभी में ये आई जो होता है 9 पर होता है, 9 का गुणा 3 में करेंगे, अपने मन से सभी का गुणा ही तो कर रहे हैं, तभी तो 27 आ रहा है। तो अब इसका कोड बता सकते हैं, जी 7 पर होता है, जी अगर 7 पर होता है दोस्तों तो हमें क्या करना है, जी 7 पर होता है, गुणा 3 का कर देना है, गुणा 3 का कर देना है, 21 से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब बचा हमारे पास लास्ट वाला, लास्ट वाला आई होता है 9 पर, गुणा कर देंगे 3 का, गुणा 3 का कर देंगे तो 27 21, देखो ये ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर 18 है, तो 3 ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। जो भी प्लेस वैल्यू थी उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है सभी ऊंट कबूतर हैं, कथन निष्कर्ष का अच्छा सा क्वेश्चन है। कहा है जितने भी ऊंट हैं, जितने भी प्यारे दोस्तों ऊंट हैं वो सारे के सारे ऊंट क्या हैं, आप कहेंगे सर सारे के सारे जो ऊंट बताए हैं प्रश्न में, सारे के सारे ऊंट हमें कबूतर बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर कबूतर, ठीक है, क्या लिख देंगे, ये हो गए हमारे कबूतर, सारे के सारे ऊंट कबूतर हैं। उसके बाद दोस्तों आगे कहा है कुछ कबूतर बाज हैं, तो कबूतर का जो कुछ पार्ट है, ये जो इतना इतना सा पार्ट है कबूतर का, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बाज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, सारे के सारे निष्कर्ष पढ़ते हैं इसके। निष्कर्ष नंबर 1 कहा है सभी ऊंट बाज हैं, ऊंट कहां पर है, ये रहा, बाज कहां पर है, ये रहा, तो क्या इनका संबंध बन रहा है, आप कहेंगे नहीं बन रहा है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, मतलब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, हमने जो अपना आरेख बनाया उसमें हमारा संबंध नहीं बन रहा है, तो ये वाला गलत हो गया।
उसके बाद फिर कहा है कुछ ऊंटबाज हैं, फिर से कुछ ऊंटबाज। देखिए कोई भी पार्ट अभी ऊंटबाज का संबंध नहीं बना रहा है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, मैंने वही बताया है। जब संबंध हमारा एक आर एक से नहीं बन रहा है तो ये वाला प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला पढ़ते हैं। अब तीसरा वाला पढ़ते हैं तो कहा है कुछ बाज कबूतर हैं। कुछ बाज, देखो ये रहा बाज, ये रहा कबूतर, देखो ये इतना इतना सा पार्ट संबंध बना रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला सत्य हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारा क्या है, तीसरा वाला सत्य है। अब चौथा पढ़ते हैं। चौथे में कहा कुछ कबूतर ऊंट हैं। कबूतर मतलब बाहर से अंदर की ओर, कुछ कबूतर बाहर से अंदर की ओर जाना है, कुछ का पार्ट पूछा है, मतलब ये वाला भी सही है। तो अब हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर जो हमारा दोस्तों 3 है और निष्कर्ष नंबर जो हमारा 4 है, ये दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष नंबर 3 और निष्कर्ष नंबर 4 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहा है एक 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के पृष्ठ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जेम्स पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, चार्ल्स पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सैम जेम्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। चलिए इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसको सीधा हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम सर्कल बना के सॉल्व करते हैं। तो एक ये रहा प्यारा सा सर्कल। विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कहेंगे 6 हैं। तो 6 विद्यार्थी कुछ इस तरह से हम बिठाते हैं। 6 विद्यार्थी कुछ इस तरह से बिठाएंगे तो 4 ये हो गए, 5 और 6, टोटल 6 विद्यार्थी हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपको अब याद रखना है इनको, केंद्र की ओर मुख करके मैंने बिठा दिया है। कहा है दोस्तों पहली लाइन, जेम्स पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कौन, जेम्स पीटर के, P4 पीटर में अगर यहां पर बना दूं, यहां पर रख दूं P4 पीटर, तो पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दायां ये होता है, दूसरा स्थान पहला छोड़ देंगे तो दूसरा ये बनेगा, तो कौन आएगा, J4 जेम्स आ जाएगा। आगे कहा है चार्ल्स पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पीटर का बाएं दिशा ये है, तो दूसरा स्थान पहला और दूसरा, तो यहां पर हमारा आ जाएगा चार्ल्स। ठीक है, C4 चार्ल्स लिख देंगे। अब कहा है सैम जेम्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो सैम नाम का बंदा है वो किसके, जेम्स के दाईं ओर, दायां कौन सी दिशा है, ये वाली, तो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो यहां पर हमारा आ जाएगा प्यारे दोस्तों सैम। ठीक है, सैम आ जाएगा तीसरे स्थान पर हो। क्या आगे कहा है टॉम सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, T4 टॉम है। ठीक है, आगे कहा है एस्ले चार्ल्स और जेम्स के ठीक बगल में बैठा है। चार्ल्स और जेम्स के ठीक बगल में कौन बैठा है, एस्ले, A4 एस्ले इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये जेम्स और ये चार्ल्स दोनों के ठीक बगल में हो जाएगा। कहा है एस्ले और टॉम के बीच में कौन बैठा है, एस्ले और टॉम, A4 एस्ले T4 टॉम, ये रहा A4 एस्ले, ये रहा T4 टॉम, इनके बीच में कौन बैठा है, J4 कौन है दोस्तों, J4 जेम्स है। कौन है, J4 जेम्स है, तो जेम्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। जेम्स ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। कहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो वह संख्या बतानी है जो प्रश्नवाचक चिन्ह, देखो ये दे रखा है मैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि दोस्तों कौन सा नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको हम कुछ भागों में डिवाइड कर दें, जैसे हम वो बनाकर लाते थे मैट्रिक्स, तो इस तरह से मैट्रिक्स अगर इसको बना दें, उसी तरह का अगर इसको हम मैट्रिक्स बना दें तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए ये हमने आपके सामने मैट्रिक्स बनाने का प्रयास किया है, तो अब बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, या तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करें या तो अप टू डाउन सॉल्व, और बड़े नंबर की तरफ, ये भी याद रखना है, बड़े नंबर की तरफ या तो लेफ्ट टू राइट या तो अप टू डाउन। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बड़ा नंबर 20 यहाँ पर है, 22 यहाँ पर है, और ऑप्शन भी कुछ बड़े बड़े दे रखे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में हो सकता है एक बड़ा नंबर आ जाए, तो नीचे ऊपर से नीचे की ओर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहली जो ये स्तंभ दे रखी है, ये जो पहली स्तंभ दे रखी है, इस पहली स्तंभ को सीधा जोड़ देते हैं, 5 + 6 + 9, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 6 15 5 20 हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है, अभी एग्जैक्टली लॉजिक पता नहीं है। उसके बाद दूसरी रो को, जो दूसरी स्तंभ है, इसको भी हम जोड़ देते हैं, तो 15, मतलब पहले क्या था, पहले हमारा 3 है। ठीक है, पहले हमारा 3 है, फिर दोस्तों 15 है, और उसके बाद में 2 है, तो 15 3 18 और 2 20, फिर से हमारा 20 हो गया। देखो यही 20 तो दे रखा है, यहाँ पर यही 20 तो दे रखा है जब स्तंभ को जोड़ा। फिर उसके बाद तीसरे स्तंभ में देखते हैं, तीसरे स्तंभ में जोड़ेंगे तो 7 + 12, ठीक है 1 मिनट, पहले करेंगे 7, फिर करेंगे प्लस में 12, फिर करेंगे 3,
तो 7 3 10 और 12 22। देखो यहाँ पर भी 22 दे रखा है, कहाँ, ये वाला। मतलब अब तो कन्फर्म हो गया दोस्तों कि हमारा जो नंबर होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यही इसका सही उत्तर है। तीनों नंबरों को जोड़ देना है, चौथा नंबर प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांशों को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करने के वाले सही विकल्प को चुनना है। तो तार्किक एवं सार्थक क्रम में जो इंगित करेगा वो हमारा सही विकल्प होगा। और विकल्प जब आप देखेंगे तो 3 से शुरुआत हो रही है सभी विकल्पों की। तो मतलब जो 3 नंबर है वो पहले स्थान पर होगा। जो हमारा 3 नंबर वाला विकल्प है वो पहले स्थान पर होगा। मतलब 3 नंबर को हम पहले स्थान पर रख देते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, GOI लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर का सभी में समान है, तो 2 नंबर वाला कौन है, 2 नंबर का हमारा है मुंबई। क्या है दोस्तों, मुंबई आ जाएगा दूसरा वाला हमारा, ठीक है, ये हो गया मुंबई। उसके बाद अब क्या होगा, मुंबई किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो 3 2 फिर 5, तो यहाँ पर हो जाएगा MH, मतलब महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए, महाराष्ट्र के किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे भारत के अंतर्गत। मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। तो इतने से ही पता चल जाएगा कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। देखो पहले 3 2 5, 3 2 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, गलत हो गया। 3 2 5 यहाँ पर है, 3 2 5 यहाँ पर है, लेकिन 3 2 5 के बाद 6 आया है, तो ये तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। अब देखिए जो भारत है वो कहाँ पर आता है, भारत आता है प्यारे दोस्तों एशिया में। मतलब 6 के बाद में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 6 के बाद में 4 आना चाहिए। देखिए 6 के बाद में 4 कहाँ पर दे रखा है, 6 के बाद में 4 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत उत्तर हो जाएगा। और एशिया किसके अंतर्गत आती है, तो पूरी दुनिया यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत। तो 1 नंबर सबसे लास्ट में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। जो मैंने ट्रिक बताई थी पासा सॉल्व करने की, आप उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे ताकि आपका पेपर में समय बच सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक नीचे दिए गए पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके पृष्ठों पर संख्या 1 से 6 दी गई हैं। पृष्ठ नंबर 3 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। कल दोस्तों हमने 2 पासे वाले देखे थे और उसमें भी पूछा था कि पृष्ठ 3 के विपरीत क्या होगा, लेकिन अब की बार में हमें क्या दे रखा है, 4 पासे दे रखे हैं, एक ही पासे की 4 स्थितियां, और दोस्तों 3 के विपरीत बताना है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये बताई थी दोस्तों, ना तो विपरीत कभी एक साथ छिप सकते हैं ना ही दिख सकते हैं। मतलब 3 के साथ साथ में जो जो दिख रहा है नंबर, वो नंबर आपका विकल्प में नहीं होना चाहिए। 3 के साथ 6 दिख रहा है, विकल्प गलत है। 3 के साथ 1 दिख रहा है, विकल्प गलत है। 3 का ही अपोजिट तो पूछा है। उसके बाद 3 के साथ देखो ये 3 है, इसके साथ 4 दिख रहा है, तो ये वाला विकल्प भी गलत है। अब क्या बच रहा है, 3 के साथ देखो कहीं पर 2 दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, विकल्प भी बचा है एक। देखिए शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन था, शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हमने सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये बताई थी, ना तो एक साथ कभी 2 स्थितियां जो विपरीत होंगी ना तो छिपेंगी ना ही दिखेंगी। तो जो दिख रही हैं वो गलत है, तो विकल्प के अनुसार 3 विकल्प गलत हो गए। 3 का अपोजिट 2 सही उत्तर है। बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। 14वां नंबर प्रश्न कहा है दोस्तों, ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष। ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष के बीच में जो सही बेन आरेख बनेगा वो कौन सा बेन आरेख होगा, हमें ये बताना है। तो दोस्तों मैं बात करूं सबसे पहले ग्रामवासी के बारे में। किसके बारे में, ग्रामवासी के बारे में। तो सबसे पहले एक आरेख में बनाऊंगा दोस्तों, किसका, विलेजर्स का, यानी कि यहां पर लिख दूंगा ग्रामवासी, ठीक है, यहां पर ग्रामवासी, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे ग्रामवासी। उसके बाद दोस्तों जो गांव होता है, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं। मतलब जो ग्रामवासी होगा उसके अंतर्गत कुछ पार्ट किसका आ जाएगा, आपका दोस्तों गरीब का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, आप कहेंगे सर गरीब का पार्ट कुछ आ जाएगा किसका, ग्रामवासी के अंतर्गत। उसके बाद जो गांव होता है उसमें पुरुष रहते हैं और गरीब आपके पुरुष भी होते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और आरेख को क्रॉस चेक करेंगे, मतलब इस तरह से। तो ये आपका पुरुष को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, पुरुष को। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पुरुष गांव में रहते हों, सारे के सारे पुरुष गरीब हों। तो देखिए सारे के सारे पुरुष इतने इतने से गरीब हैं, इतने इतने से गांव में रहते हैं, और गांव में रहने वाले इतने इतने से गरीब हैं। बाद बाकी पुरुष हो सकता है कहीं सिटी में रहते हों, वो अमीर हों, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने बता दिया है कि कुछ पार्ट गरीब, ग्रामवासी और पुरुष, इस तरह से क्रॉस चेक करेगा। मतलब तीनों के तीनों आरेख बनेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कहा है, दो वृत्त
वृत्त ए और वृत्त बी जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहां पर बताना है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है और किसका क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का। ठीक है, इसको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं मैथ बताता तो नहीं हूं, लेकिन रीजनिंग में आ जाता है कभी कभी, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कहा है दो व्रत। मैं अगर बात करूं दो व्रतों की, यहां पर आप छोटे से पहले समझिए। पहले ये दो व्रत हैं, एक मिनट, यहां पर एक मिनट, यहां पर दो व्रत हैं। दो व्रत हैं, एक की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और एक की जो त्रिज्या है वो दोस्तों 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बताना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात ही तो ज्ञात करना है। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। ठीक है, जब मैं आप जैसा था तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे दोस्तों, ये कक्षा 8 में पढ़ते थे हम। क्या पढ़ते थे, पाई आर स्क्वायर। क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा अनुपात में इस तरह से पाई आर स्क्वायर। ये केवल समझाने के लिए है, वरना ट्रिक तो बहुत छोटी है, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखो, जब वस्तुएं अनुपात में होती हैं तो उसको या तो अनुपात लिख लो, ठीक है, या तो आप इस तरह से अनुपात लिख लो, या तो आप उसको इस तरह से बटे में लिख लो। ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम छोटे आर से बनाएंगे, यहां पर बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर से बना देंगे। वरना आप क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों आर भी काट देंगे। ठीक है, आप आर नहीं काटेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई सीधा कट जाएगा जब समानुपात में है। छोटा आर त्रिज्या कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। उसके बाद अनुपात लगाएंगे। बड़ा आर त्रिज्या कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64 होता है। तो 64 को यहां पर रख देंगे, सीधा काट देंगे, अनुपात ही तो पूछा है। 16 एकंजा 16 और 16 चौके के 64, मतलब 1:4। चुटकियों का आंसर है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो एरिया पूछा है, यहां पर हमसे एरिया पूछा है, तब हमने क्या किया, जो त्रिज्याएं थी उनका स्क्वायर करके अनुपात बना दिया। क्या कर दिया, जो त्रिज्याएं थी दोस्तों उनका स्क्वायर करके अनुपात बना दिया। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सीधा 4:8 लिखते, दोनों को पहले छोटा अनुपात बनाते 1:2 में। ठीक है, और इनका स्क्वायर कर देते, 1 का स्क्वायर करते 1 आता, 2 का स्क्वायर करते 2, 4 आ जाता। ठीक है, इस तरह से तो 1:4 यहां पर भी आ जाता। देखो यहां पर जब क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में होगा, जब पूछ ले परिधि तो केवल, अगर परिधि 4:8 में दे रखी है तो परिधि केवल 1:2 में होगी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करूंगा, केवल शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, सीधा काट देना है इनको। फिर अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि पाई आर के साथ स्क्वायर लगा होता है। तो इसको इस तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, 1:4 इसका सही उत्तर है और आज के सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। एक बार मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, जो भी स्टूडेंट है उनकी भी आप लोग फीलिंग समझिए। ठीक है, आप माना कि आप लोगों की एज है, आप लोगों का अगर उन लोगों को छूट मिल जाएगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि जो विद्यार्थी 2018 में 17 साल का था और 2023 आते आते वो क्या हो गया, 23 साल का हो गया 5 साल में। ठीक है, तो दोस्तों यार ऐसा नहीं होता है और उसके साथ अन्याय हुआ है, तो आपको ये जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं एक सच्चे और ईमानदार पुलिस वाला बनना, तो आप जो लोग इसके अवेलेबल हैं, मतलब जो लोग फॉर्म डाल सकते हैं, वो भी इसमें कमेंट करवाएं उन लोगों के लिए। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन ट्विटर पर ट्रेंड करना है। तारीख याद रखनी है 26, क्या याद रखनी है, 26 दिसंबर सुबह 9:30। ये याद रखनी है। एक स्टूडेंट को कम से कम 200 ट्वीट करने हैं यार। अगर 200 ट्वीट कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम सरकार तक आवाज पहुंच जाएगी। ठीक है, आज से ही ट्वीट चल रहे हैं, लगभग ट्रेंडिंग में चल रहा है यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं बर्बाद हो गए हैं, उनकी फीलिंग भी समझिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, और यूपी पुलिस के लिए हम भी जल्द ही रीजनिंग आपके लिए लॉन्च कर देंगे, एकदम बेसिक से और एकदम शानदार तरीके से, सिलेक्शन वाली रीजनिंग। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।